अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़िम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और सूबे के गवर्नर फैसल करीम कुंडी के माबैन लफ्जी जंग से बात आगे निकल चुकी है। इतलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में वाक़ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर एनेक्सी को सूबे के गवर्नर के लिए बंद करके गवर्नर साहब का सामान भी बाहर निकाल दिया गया है। सूबाई हुकूमत के मुशीर इतलात सैफुल्लाह का कहना है कि वज़रा और सूबाई अरकान असेंबली के लिए जगह कम होने के बायस गवर्नर की एनेक्सी को खत्म कर दिया गया है। गवर्नर साहब के लिए मुतबादिल इंतजाम का बंदोबस्त किया जा रहा है। जब तक गवर्नर साहब के लिए मुतबादिल जगह का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक वो सिंध हाउस में कयाम कर लें। इससे कबल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से सूबे के गवर्नर को धमकाने और गवर्नर हाउस पर कब्जा करने जैसे बयान भी सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबे में गवर्नर राज के नफाज का खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी को उन्होंने कहा कि मैं मुतनब्बे करता हूँ कि अगर ऐसा कोई इकदाम किया गया तो गवर्नर हाउस को अवाम के लिए ना सिर्फ खोल देंगे बल्कि अवाम की मदद से गवर्नर हाउस पर कब्जा भी कर लेंगे। वज़ीर आला के इस बयान पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था और जवाबन गवर्नर साहब ने अली अमीन गंडापुर को ऐसा इकदाम करने पर रोडों पर घसीटने का बयान भी दिया था। तमाम मामले को ठंडा करने के लिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला केपी को दोपहर के खाने के साथ खाने की पेशकश के साथ साथ विफाक से सूबे के हकूक़ के लिए मिलकर काम करने की पेशकश भी की है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको बहुत मुबारकबाद क्योंकि आप पहली मरतबा आए हैं बतौर गवर्नर मेरे प्रोग्राम में। मेरा ख्याल है आपकी और जो चीफ मिनिस्टर साहब की जंग है उसी से आगाज़ कर लूँ। जो मैंने इब्तदाइया में बात की है, डू यू अग्री कि ये बात अब बयानबाजी से आगे निकल चुकी है? क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिकल स्टेप हो गया ना कि ये कह देना कि एनेक्सी बंद कर दें, जगह कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अश्विन, जब मैंने ओथ लिया और ओथ के बाद मैंने जब पहली प्रेस टॉक उसी के फ़ौरन बात की थी, अगर आप उसको देखें तो मैंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया था सूबे की हुकूमत को। और उसके बाद 2-3 दिन तक मैंने ये मैसेज दिया कि मैं सूबे का वकील बनना चाहता हूँ और मैं सूबे के जो आपके जो मसाइल है वो मरकज़ के साथ लड़ूंगा, मरकज़ के पास लेके जाऊंगा और मरकज़ को जो है कन्विंस करूंगा कि आपकी चीज़ें जो है आप करें। लेकिन मुझे नहीं पता कि वज़ीर आला साहब को कोई फोबिया हो चुका है गवर्नर हाउस का और उसको जो है पता नहीं ये है कि और उसके ख्वाब में पता नहीं गवर्नर राज नज़र आता है, उसकी नींदें उड़ी हुई हैं और कभी क्या मतलब है। मुझे बताएं, अगर आप एक छोटे शख्स को एक बड़े ओहदे पे बिठा दें तो ये कब तरीका है उसको देखिए जिस तरीके से बात करता है। हाँ, गवर्नर नेक्सी का तो देखें पहले उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी भेजी 1-2 दफ़ा, क्योंकि गवर्नर नेक्सी और सीएम नेक्सी बिल्कुल ही टच है और डेफिनेटली उनकी जो शाम की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं चाहते कि कोई मतलब है और हर किसी को मॉनिटर करे उनको। नहीं, कौन मॉनिटर, उसको पता है। अब आपने एक ज़माने में देखा था जो रोड पे इस्लामाबाद में दौड़ रहे थे जी, तो कोई तबलीग पे तो नहीं जा रहे थे, किस वजह से दौड़ रहे थे वो भी आपको पता, पीछे पुलिस थी और आगे ये थे और किस उसमें थे। तो लिहाजा मैंने उसके बावजूद भी कहा क्या है, आप ये जो आप अगर अपनी नालायकी और नाअहली और निकम्मी अपनी जो है सोच अगर आप जो है वो डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो आप लफ्ज़ी जंग से जो है हवाई फायरिंग से इस चीज़ को न छुपाएं। अब आप हवाई फायरिंग कह रहे हैं, वो कहते हैं हम कर गुजरेंगे, हम कब्जा कर लेंगे। वो तो इस्लामाबाद पे कब्जा करने की बातें भी कर चुके हैं। पहले कौन सा मैं देखें, हम एक इलाके में उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है, वो छोड़ दे, कब्जा कर लेंगे। अच्छा, वैसे आपने कहा ना आप एक इलाके के, लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने उसको सीएम हाउस और गवर्नर हाउस को इलाके की पॉलिटिक्स का घर बना लिया, आप लोग हल्के की पॉलिटिक्स शुरू कर दिया आपने। नहीं, ऐसे नहीं है। देखें वो रहे, एक रिवायत भी रही है। आप देखें वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब एक घर से नहीं है, वो तो एक ख़ानदान, बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं होती कि आप एक घर से हैं या एक इलाके से हैं। लेकिन देखिए, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हूँ, मैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हूँ और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ मुझे आता है। जो उन्होंने बात की है उनको अभी तक ये पता नहीं है कि वो कहते हैं मैं खोल दूंगा, वो तो खुला हुआ है। वो गवर्नर हाउस नहीं है, ये अवामी गवर्नर हाउस है। हर पार्टी का लीडर, हर शख्स, हर शहरी आ सकता है। उनके जो मसाइल हैं हम इंशाल्लाह सुनेंगे, जिस तक हम हल कर सकते हैं हल करेंगे। जो सूबाई हुकूमत के होंगे हम उनको स्पर्श करेंगे, आप ये काम करें। अब देखें, इनकी तो हुकूमत आ गई है, जिस तरीके से भी आ गई है, ठीक है। अब ये है कि इन्होंने डिलीवर करना है, डिलीवर कर नहीं सकते। कभी एक तरफ से गोलाबारी करते हैं, कभी दूसरी तरफ से। भाई, आपको लोगों ने वोट दिया है, आप डिलीवर करें, सूबे की तरक्की के लिए बात करें, हम आपके साथ हैं। हम इस चीज़ में आपको नहीं करेंगे, हम किसी भी सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं होने देंगे। ये चाहते हैं कि हम सियासी शहीद हो जाए, सियासी शहीद नहीं होने देंगे। लिहाजा आप डिलीवर करें, आपको जिधर मसला है मरकज़ में मैं आपको मसला हल करके दूंगा। अच्छा, ये जो आप बात करें ना मसले का, ये कंपैरिजन अब किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो सूबे के कुछ माली मामलात हैं, कुछ बिजली के निरखों के मामलात हैं, उनकी अदायगियों के मामलात हैं, उनको वो कहीं ना कहीं रेस करते हुए नजर आते हैं। जबकि जो बात अभी आप कर रहे हैं वो कहते हैं ये एक ओवरऑल बात कर देते हैं गवर्नर साहब ने अभी तक संजीदगी का कहीं पर मुजाहिरा नहीं किया कि वो वफाक से इन इशूज़ को रिजॉल्व करवा के देंगे। आपका तो वफाक के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है ना, आपके नुमाइंदे हैं वफाक के। देखें, ये ऐसे मसाइल आपने मुझे आज यहाँ पे दावत दी ना,
अब मैं साथ किसी और चैनल में चला जाऊँ, मैं बोलूँगा मुझे 5 बजे आपने दावत दी, तो उधर तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैंने इधर रिकॉर्डिंग करानी। अगर एक वकील है, उसकी पेशी अगर उसमें है, हियरिंग है हाई कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाए तो वहाँ भी नहीं। देखें ये इस तरीके से देखें, दलील और दलाइल के साथ केस लड़ा जाता है। ये नहीं होता कि आप किसी चौक पे खड़े होकर, चौराहे पे खड़े होकर बोलेंगे भी वफाक ने मुझे इतने पैसे देने। आपने उनको समझाना है कि मेरे ये पैसे इस मद में बनते हैं, आप मुझे ये चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, फिर बात होती है। आप कहते हैं पे नहीं खड़े हो, नहीं आपने क्या मेरे इतने पैसे दे दें, भाई कहाँ पे है, कहाँ पर आपने आप गए CCI में, बाकी फोरम्स पे गए, आप मुझे बताएं कि मैं इनसे बार बार कह रहा हूँ PSDP बनने जा रही है, बजट आ गया सर पे, खैबर पख्तूनख्वा तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हों कि ये मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे हैं और आप इस PSDP की बुक में डाल देता कि हमारे ये मेगा प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहे सूबे। आपके ख्याल में क्या कर रहे हैं? सारे दिन डायलॉग्स हैं, इधर कभी वापड हाउस पे दौड़ना चाहते हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या। भाई आप डिलीवर करें। आप मुझे बताएं कि 7वां NFC अवार्ड प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 2011 में किया था। उसमें खैबर पख्तूनख्वा को 1% एक्स्ट्रा पैसे वॉर ऑन टेरर मिले थे डिविजन पूल से। इस साल वो पैसे जो है रेवेन्यू के हिसाब से मिलते हैं, 91 अरब रुपए वॉर ऑन टेरर पे इस साल। पिछले सालों में जिनकी हुकूमत रही है 9, 10 साल, 11 साल, उसमें एवरेज 50-60 रुपए मिल रहे हैं। मेरे सूबे की पुलिस की तनख्वाह सबसे कम है, गैजेट उनके पास नहीं है, हथियार उनके पास नहीं है, पूरे लेस नहीं है, पैसे कहाँ खर्च हुए? सुर्खी पाउडर पे, ब्यूटिफिकेशन पे, BRT पे, बाकी चीज़ों पे। BRT पे कर्जे भी ले लेते हैं। आखिर ये हमारे नौजवान जो कुर्बानी दे रहे हैं, उनका क्या कसूर है? उन पे क्यों खर्च नहीं हुए? आपने वो खर्च किए नहीं है। आपने अगर बात करनी है, आपने पानी के वसाइल की बात करनी है, आपने बाकी चीज़ों की बात करनी है, तो उनके फोरम्स हैं। ये नहीं है कि आप मतलब खड़े हो जाते हैं और मतलब ये ऐसे करो। अब एक और बात उन्होंने कल की है कि वो पेस्को ने अगर लोड शेडिंग का निज़ाम कहते हैं, मैं संभाल लूंगा खुद। देखें, लोड शेडिंग का मसला बिल्कुल है, उसके फोरम्स है। मैंने भी चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को से बात की है, मैं भी बातचीत की ज़रूर के मसले मेरी कोशिश है कि मैं मिनिस्टर से उस पर मिलूँ, फेडरल मिनिस्टर एनर्जी से। हाँ, अगर उसको बड़ा शौक़ है कंट्रोल संभालने का, तो मैं भी मरकज़ से उस पर बात कर सकता हूँ। ये आ जाए, पेस्को है, टेस्को है, हज़ारा का। नुमाइंदों की आज मुलाकात तो हुई है पेस्को चीफ मिनिस्टर से। पेस्को, टेस्को और हेस्को है हमारा, 3 हज़ारा के जी, 3 हमारे डिस्कोस हैं। अगर इनको चाहिए, मैं भी फेडरल गवर्नमेंट से कहूँगा और ये भी फोरम पे आ जाए कि इनके हवाले कर दें और ये चला लें। वो बड़े इनोवेटिव तरीके नहीं लेके आ रहे। वो कहते हैं उसका निजाम मैं संभाल लूंगा, गवर्नर हाउस ले लेना कर लूंगा। फिर सुना उन्होंने कहा कि जी करप्शन अगर करता हुआ कोई पाया जाए तो पत्थर लेके सर फाड़ दो। और कहो मैंने कहा है, अगर करप्शन के लिए पत्थर चाहिए तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के जो है ना सारे पत्थर खत्म हो जाएंगे, किसी और सूबे से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इतनी करप्शन है। आज मेरा ज़मींदार रूल रहा है खैबर पख्तूनख्वा का, गंदम की वजह से। पंजाब से गंदम खैबर पख्तूनख्वा आ रही है, इनके टाउट्स उधर फिर रहे हैं, गंदम उन्होंने खरीदी है और वो खैबर पख्तूनख्वा ला रहे हैं। और मेरे ज़मींदार को जो है वो तो उन्होंने ऐलान किया है, था कि पंजाब के किसानों की हम खरीद लेंगे। अपने पहले किसानों की तो खरीदी, जिनके पास पड़ी है बेचारों के साथ रो रहे हैं। वहाँ पर कम कीमत खरीद के इनके जो टाउट्स फिर रहे हैं और वो यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो ये तो इनका हाल है। आपके ज़मींदार रो रहे हैं, उनकी तो पहले खरीद लेना, फिर आप जाए पंजाब। और दूसरी बात, पहले अपने सूबे का। तो ये इन्होंने मिडल मैन को बीच में रखे हुए हैं। पंजाब भी गए, मुझे इन्फॉर्मेशन कि सिंध भी गए हुए हैं, वहाँ से गंदम खरीद रहे हैं और कम कीमत पर खरीद ला रहे हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने शुरू की हुई हैं, फिर कह रहे हैं ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें। अच्छा, इस सब के बीच में आपकी दावत कबूल कर ली उन्होंने खाने की, तो एंटरटेन करेंगे? बिल्कुल एंटरटेन करूँगा। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा कोई साजिश का गढ़ हो, किसी सूबे हुकूमत के खिलाफ साजिश हो। मैं बिल्कुल आएंगे सूबे की तरक्की के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए। मैं हर किसी के साथ बैठने को तैयार हूँ। मेरा बिल्कुल मैं इस टास्क पे हूँ कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने जितने भी सूबाई कायदीन हैं, जिस पार्टी के भी हैं, उनके जो मशरान हैं, मैं उनके पास चल के जाऊँगा खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं, और उनको बोलूँगा आए हम मिलकर अपने सूबे का मुकदमा मरकज़ के साथ लड़ें। हम अपने केस बनाएंगे, हम वफाक के पास जाएंगे, उनको दलील और दलाइल के साथ जो है उनको हम राज़ी करेंगे कि ये हमारा हक बनता है। इस वक्त आप देखें कि 91 एकॉर्ड के बाद पानी का जो शेयर है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो अपना पानी खर्च नहीं कर सकती, इस्तेमाल नहीं कर सकती, और बाकी सूबे कर सकते हैं। उस पर बात करें, लोगों के रोज़गार की बात करें। हम आप लोगों के चैनल पे लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि जी सिंध में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 18वीं तरमीम के बाद सूबे का मैं कंट्रोल करना। मेरे भी शहर है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है हमारे सूबे के अली अमीन साहब हैं, उनके ज़िले में क्या हो रहा है, जायजा अगवा हो रहे हैं, हमारे कस्टम इंटेलिजेंस के लोग शहीद हो रहे हैं, लगी सीमेंट फैक्ट्री पे हमले हो रहे हैं, हमारे फौज के नौजवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन ऐसे दिन है, मैं आपको बताऊं कि आप हमें शहरी कर रहे हैं कि 3-3, 4-4 घंटे रोड पेशावर का हाईवे बंद होता है,
कि लॉ एंड सिचुएशन खराब है, आप नहीं जा सकते हैं। सर 16 महीने पीडीएम की हुकूमत, जिसका पीपल्स पार्टी भी हिस्सा रही, पीडीएम से आप लोग बाद में निकल गए थे लेकिन हिस्सा थे उस हुकूमत का, 16 महीने आप लोग भी हमें यही बताते रहे कि मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो उसको आज पर खाली चीफ मिनिस्टर साहब पे तो नहीं ब्लेम किया जा सकता ना। और आपका इलाका आप भी जानते हैं वो हमेशा से वोलेटाइल और सेंसिटिव है। देखिए, आपको याद होगा 16 महीने हुकूमत से पहले भी मैं आपके पास आता था जी, और मैं आपको ये लॉ एंड ऑर्डर की बातें करता था। इन लोगों ने उन लोगों को आबाद किया था जब वहां से वो लेके आए थे कि पूरा मन होंगे। आज वो हथियार उठा चुके हैं। आज भी कह रहे कि डायलॉग्स हों, और हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, या सिंध या पंजाब में हो, किसी के साथ डायलॉग्स नहीं हो सकते। पहले पाकिस्तान के आइन को मानेंगे, कानून को मानेंगे, फिर हम बात करेंगे। ऐसी किस्म के साथ जो है बिल्कुल हम कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो, ऐसी किस्म के लोगों के साथ डायलॉग्स नहीं होते जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते। अच्छा, आपने कहा कि ख्वाब में गवर्नर राज आता है इनको, आपकी जब तकर्री हुई, बल्कि नॉमिनेशन ही खाली हुई, ओथ से पहले ये कयास रहियाँ शुरू हो गई थी कि आप क्योंकि बड़े वोकल स्पोक्स पर्सन अपनी जमात के रहे, हमेशा आप डिफेंड करते रहे, बड़ा अग्रेसिवली भी डिफेंड करते रहे, उन्होंने कहा कि एक सियासी गवर्नर लगाया गया है इस दफ़ा, और मकसद यही है कि या तो ज़रूरत पड़ने पे गवर्नर राज शायद कोई और ना लगा सके, कुंडी साहब लगा सकते हैं, पोटेंशियल है। रूमर्स तो कहीं से ओरिजिनेट करते हैं ना। अब गंडापुर साहब ये कहते हैं कि मकसद ही यही है और तो मकसद ही कोई नहीं है। बुग़्ज़ फैसल कुंडी तो मैं उनके उससे नहीं निकाल सकता जहन से और दिल से। दूसरी बात यह है कि शाह फरमान इनकी पार्टी के थे ना, वो क्या थे, अमेरिका से इंपोर्ट करके लाए थे? नहीं, यहीं से लाए थे। तो ये अलवी जो था, आरिफ अलवी, ये कौन था? इनके टाइम पे सब कुछ हराम और बाकी के लिए हराम। हाँ, हमारी पार्टी की हुकूमत है और पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया है और इंशाल्लाह मैं उनके एतमाद से पूरा। उस टाइम पे शाह फरमान के टाइम पे तो हुकूमत भी नहीं की थी ना, अपने खिलाफ तो नहीं लगाना था गवर्नर राज, आपसे तो खतरा है ना। गवर्नर जो है वो फेडरेशन का नुमाइंदा होता है, फेडरेशन ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया और मैं इंशाल्लाह ताला मुझ पर जो एतमाद किया फेडरेशन ने, मेरी पार्टी की लीडरशिप ने, उनके एतमाद को इंशाल्लाह मैं ठेस नहीं पहुँचूंगा। पहले भी मेरी पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया था, मुझे डिप्टी स्पीकर बनाया था, फिर मुख्तलिफ पार्टी के ओहदों पर रहा। इंशाल्लाह ताला ये जो इन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है, इंशाल्लाह मैं उसको ऐसे तरीके से। ऐसी कोई बात कहीं पर कभी बेरे बहस नहीं आई है गवर्नर राज वाली? आपके आज भी शायद सदर साहब से भी मुलाकात हुई है, ये कहीं मैं कह रहा हूँ कि सियासी यतीम को मैं सियासी शहीद नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने देंगे। गवर्नर राज लगा के ये नहीं करेंगे। मुझे जो इनके करतूत नजर आ रहे हैं, अपने करतूत जो इनके हैं, हाँ। इनके पार्टी वाले अपने खुद इतने इनसे नाला हैं, जो इनकी हाथ की सफाई इलेक्शन से पहले दिखाई और इलेक्शन के बाद उन्होंने हाथ की सफाई दिखाई। देखें, इमरान खान के जो नज़दीकी लोग थे, इनके पार्टी के जो फेस थे, किसी को उन्होंने सूबाई असम्बली से काट के नेशनल से नहीं भेज दिया, किसी को हरवा दिया, हार दिया, किसी को कैबिनेट में नहीं लिया, तो सबको साइड पे कर दिया, आ गए। तो जो इनकी करतूत है, मुझे तो लग रहा है ऐसा ना हो कि कोई जियाला वज़ीर आला बहुत जल्दी ना आ जाए। जियाला वज़ीर आला आ जाए? देखिए, फिर आप जो बातें कर रहे हैं उनको फिर धमकी समझते हैं ना? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। ये देखिए, तो अदम एतमाद लाएंगे, क्या करेंगे? जियाला कैसे आएगा? मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप नहीं, मतलब पार्टी के पॉइंट। देखिए, मैं सारे दिन गवर्नर हाउस में बैठा हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के लोग आते हैं, मीडिया के दोस्त आते हैं, गपशप लगी रहती है, तो मैं उनकी सुनी सुनाई बातें आपको बता सुनी सुनाई बातें आप मुझे बता रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपने कहा सियासी यतीम। वो कैसे है सियासी यतीम? मैं ब्रेक से वापस आके आपसे पूछती हूँ। हमारे साथ रहिए व्यूअर्स। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि जो सियासी यतीम, मैंने सियासी शहीद नहीं होने दूंगा। सर, सियासी यतीम ऐसे होते हैं, पार्लियामेंट में, यहाँ सेंटर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उनकी लीडर लेस होते हुए। देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है। हाँ। आज़ाद ऐसे ऐसे कामयाब हुए हैं, फिर उन्होंने एक ढूंढते ढूंढाते उनको कोई एक जमात मिल गई, एक जमात मिल गई और उसमें जाकर सारे इकट्ठे हो गए, किसी सिंबल पे नहीं, मुख्तलिफ सिंबल्स पे। सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो कौन थे जो आज़ाद, वो क्यों आज़ाद थे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नहीं, ऐसे मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग थे, इक्का दुक्का शायद थे, और उसके बाद जो है वो लोग अगर आज़ाद हमारे साथ भी शामिल हुए हैं, PMLN के साथ भी शामिल हुए हैं, बाकी जमात साथ भी शामिल हुए हैं, तो लोगों ने फैसला किया कि हम शामिल हुए। बाकी ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसे इनके साथ ऐसे शामिल हो गए। फिर आप दो ट्रेडिशनल पार्टीज ने कुछ ऐसा गलत किया होगा ना कि इतनी बड़ी तादाद के आज़ाद उम्मीदवार एक ऐसी जमात में चले गए जिसके सिंबल से कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। आपके पास तो नहीं आए? हमारे मेंबरान की जरूरत नहीं थी, हमारे पास अपनी मेजॉरिटी पूरी थी। नहीं, मेजॉरिटी कहाँ थी सर? अभी बल्कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब वाला मामला है, दूसरा मौलाना फजल रहमान वाला मामला भी है। वो कहते हैं जी कि ये तो अक़लियती हुकूमत है, तो उनसे पूछा कि कैसे अक़लियती है, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी तो बड़ा क्लियरली कहती है कि हमने सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बनाया, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो ये अक़लियती हुकूमत है। देखिए, हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, हम पार्लियामेंट में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्ट करती है दूसरी को। अब मौलाना फजल रहमान साहब का अपना वो है, अब प्रॉब्लम उनके साथ हुआ है KP में, बकौल उनका जो वोट पे डाका डाला है, बकौल उनके वो KP में डाला गया है, वही डाला गया।
और मौल गनीमत PTI में तकसीम हुई है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आज़ाद लोग में तकसीम हुई है। शोर शराबा और चीख चला रहे हैं वो सिंध में, उधर उनके साथ क्या हुआ है? अच्छा, आपके इस बयान पे ना हाफिज अब्दुल्ला साहब थे हमारे प्रोग्राम में, मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा जी हमारा मैंडेट तो बलूचिस्तान में भी चोरी हुआ है, हमारा मैंडेट सिंध में भी चोरी हुआ है। उन्होंने कहा जी कि मौलाना एक नेशनल लेवल के लीडर है, कुंडी साहब को उनके बारे में बयान नहीं देने चाहिए। नहीं, अगर वो कहें कि मैं ऐसे था वैसे था, मुझे बताएं कि 2002 में क्या हुआ था, कैसे आप आए थे? आप मेजोरिटी पीपल्स पार्टी की तरह पूरी रेवोल्यूशन बना दिया, उससे तो आप खुश थे। जब हमने आपको PDM का सरबराह बिलावल साहब ने आपको बनाया, बिलावल साहब ने ही PDM की मीटिंग कॉल की थी ना, वो जो PDM जो पहले आप लोगों ने बिल्कुल बनाने का इनिशिएटिव तो पीपल्स पार्टी सरबराह बनाया, उस वक्त कहते मैंने इमरान खान को गिराया, आज कहते मैंने नहीं गिराया। आज तो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, किताबें खोली हुए हैं कि हम यहूदियों को कैसे मुसलमान डिक्लेयर करें, ये ढूंढ रहे हैं ना वजीफा। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वो मेरा सियासी नैरेटिव था। देखिए अब तो होगा ना, देखें अब वो कहते हैं कि अब मैं वो बात मैं नहीं करना चाह रहा, जो अब वो जो है वो कोई देख रहे हैं कि हम कौन सा जो है फतवा दें जिससे यहूदी मुसलमान हो जाए, और दूसरी तरफ भी किताबें खुली हुई हैं कि हम किस तरीके से उनको अहले किताब डिक्लेयर किया था कामरान मुर्तज़ा साहब ने। वैसे और दूसरी बात यह है कि वो दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि हम इनको हज़रत मौलाना फजल रहमान कैसे बुलवाएं। हाँ। तो अब ये चीज़ें इस नैरेटिव पे काम शुरू है, अब देखते हैं। नहीं, वो शायद इसलिए काम शुरू है कि मौलाना ने तो बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स कैंपेन के दौरान भी दी पीपल्स पार्टी के खिलाफ। वो ये कहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लोग लाना चाहते थे, पीपल्स पार्टी की जिद थी, मैं खिलाफ था, लेकिन जब सब इकट्ठा हुआ तो मैंने साथ दिया। कोई खिलाफ नहीं थे, वो तो असम्बली तोड़ना चाहते थे, आप हमें ताने देते थे ना, असम्बली क्यों नहीं तोड़ते? जी बिल्कुल, यही कहते थे ना। और हमने कहा था नहीं, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक किरदार अदा करेंगे और हम अदम एतमाद के जरिए से हुकूमत को गिराएंगे। और जब हुकूमत गिरी तो सबसे पहले मौलाना साहब ने कहा कि मैं हूँ, और उसमें देखें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी और जो कौन सी सबसे अहम मिनिस्ट्रियाँ जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब को मिली, उनके बेटे कम्युनिकेशन के मिनिस्टर मिले, मजहबी अमूर की इनके पास थी, सेफ्रॉन इनके पास थी, हाउसिंग इनके पास थी, और फिर गवर्नर KP इनका था, उसकी मेजॉरिटी कैबिनेट उनकी थी। हलवा भी खा लिया और फिर आखिर ने बोला कि जी साफ घी भी कम था, शक्कर भी कम था। ये इल्जाम अब वो आप पे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप हलवा भी खा रहे हैं, आप घी और शक्कर पे तनकीद भी कर रहे हैं। वो कहते हैं आप काबीना में नहीं आए, आप कहते हैं हुकूमत में हम हिस्सेदार नहीं है। नहीं, वो कहते हैं आईनी ओहदे फिर क्यों लिए, आपका ओहदा भी उसमें शामिल है। बाय द वे वो कह रहे गवर्नर क्यों लगाया, सदर क्यों लगाया, फिर ये किस किस्म का वो खुद सदारती उम्मीदवार थे ना, वो सदर का ख्वाब देख रहे थे, नहीं बन सके। ठीक है, आपको पता है उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया, उन्होंने कहा ये कौन होते हैं जो मुझे पेशकश करते हैं कि वज़ीर आज़म और सदर बन जाएं, मुझे लोग इस मुल्क के लोग बनाएंगे तो मैं बनूंगा, इनके कहने पे नहीं बनूंगा। फिर तो मेरे ख्याल में ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, कभी पूरा नहीं हो सकता। नहीं, मौलाना को वैसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इजाजत नहीं मिलती तो वो बेचारे जलसा नहीं कर पाते। मौलाना को मिले ना मिले, मौलाना जलसा कर लेते हैं, रोक नहीं सकता कोई। दाल में कुछ खा रहे हैं ना, फिर नहीं, उनकी स्ट्रीट पावर है। ठीक, और इससे ज्यादा आपका ख्याल है और कोई वजह नहीं है? दाल में कुछ काला नहीं है, बहुत काला है दाल में बहुत काला। मुझे सिर्फ ये बताएं, चलें ऑन अ सीरियस नोट, बैक टू द सीरियस नोट, कि ये जो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा है खास तौर पे आपके सूबे के अंदर, ऐसा लग रहा है कि आपकी तैनाती के बाद ना माहौल थोड़ा गर्म हो गया। गवर्नर तो पंजाब में भी लगे हैं, बलूचिस्तान में भी लगे हैं, नीचे कैसे लेकर आएंगे? मेरा ख्याल है वक्त की जरूरत है, नीचे लाना पड़ेगा। मैं तो अभी भी दावत है आए अमीन साहब, डिनर तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत लेट डिनर खाते हैं। मैं लंच करा दें, लंच आप तो आपने बताया था हमारे प्रोग्राम में खाना भी अच्छा बनाते हैं, खुद कुछ बना के खिला दें उन्हें। नहीं, मेरे पास कुछ कर लेंगे, हम कुछ कर लेंगे मैनेज। नहीं, मैं सीरियसली कह रही हूँ कि आप इस बात को सीरियसली परस्यू करेंगे उनके साथ कि मिलके बैठना चाहिए। मैं तो सूबे के मसाइल के लिए ये आपके सामने कौम देख रही है, मैं दावत दे रहा हूँ, जिस वक्त भी आना चाहें। वो वैसे मसाइल का जिक्र कौम के सामने करते हैं तो आप कहते हैं वो राइट फोरम नहीं है, उनको दावत आप टीवी टॉक शो पे देते हैं ऑफिशियली। नहीं, राइट फोरम की मैं भी बात कर रहा हूँ कि अगर ये मसला है और मैं इस पर बड़ा संजीदा हूँ, हमारे सूबे का मसला है और जनरल मसले हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आएँ हम मिलकर सूबे के पास, मरकज़ के पास जाएँ और अपने मसाइल का हल निकालें। मसाइल का हल हमारे पास मरकज़ में है, फोरम्स हैं जिसमें हमें बैठना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं कहूँगा जी आप ये चीज़ कर लें वो चीज़ कर लें, तो यही चीज़ है कि आपके मसाइल के जो हल हैं वो फोरम्स हैं, इस्लामाबाद में फोरम मौजूद हैं, उधर हम जाके दलील के साथ बात करेंगे, अपने दलाइल देंगे कि ये हमारे इशूज़ हैं उस पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम इस्लामाबाद में जाके मैं किसी वहाँ पर किसी चौक में खड़े होकर हम या किसी चौराहे पे खड़े होकर हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ें, हम अपनी किताबें लेके जाएंगे, अपने जो हमारा केस है प्रेजेंट करेंगे, तो उसके बाद हमें मिलेंगी चीज़ें। अच्छा, ये सवाल टेम्परेचर नीचे आने का मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर भी हैं, उनके लिए भी आजकल अब ये कहना शुरू कर दिया है लोगों ने कि वो इश्तियाल दिलाते हैं अपोजिशन के लोगों को। तो वो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये मिजाज नहीं है, गवर्नर साहब भी जो है वो प्रोवोक कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी प्रोवोक कर रहे हैं, बजाय इसकी सूरत हाल को सही करें। मैंने क्या प्रोवोक किया? आपने कहा मैं रोडों पे घसीटूंगा। हाँ, मैं तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ गवर्नर हाउस का, मेरा ये हक, ये कानूनी मेरी जिम्मेवारी है कि गवर्नर हाउस, क्योंकि मैं गवर्नर हूँ, मेरा उसका तहफ़्फ़ुज़ मेरा एक। आप मुझे बताएं कि कोई भी शहरी पाकिस्तान को उसके घर में कोई घुसना चाहे तो क्या उसे करूँगा? आ जाए, वेलकम।
ये मेरा मेरा तहफ़्फ़ुज़ करना गवर्नर हाउस का वो मेरी ज़िम्मेवारी में शामिल है और मैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करना बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद की भी चढ़ाई करूंगा ज़रूरत पड़ी तो, अगर वो इफ इट कम्स टू दैट तो फिर अगेन आप वफाक के नुमाइंदे, आपका कोई रोल है फिर उसमें? पहले भी चढ़ाई की थी ना, वो जो आप हाईवे पे दौड़ते हुए देख रहे थे उस वक्त भी चढ़ाई कर रहे थे ना, फिर पीछे पुलिस से आगे ये थे। उस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं थे ना, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप शायद पुलिस को अपने साथ लगा के लेके आए। अब चीफ मिनिस्टर तो थोड़ा तेज़ दौड़ेंगे, ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे? नहीं सर, अब तो साथ लेके आएंगे ना, उनके पीछे दौड़ने वाला कोई नहीं होगा। नहीं देखें, ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, स्टेट भी कोई चीज़ होती है। अगर आप एक गैर कानूनी गैर आईनी काम करेंगे, जेल ब्रेक करेंगे, तो उसके लिए क्या कानून कहते हैं? जो कानून और आइन के मुताबिक होगा। मैं कहता हूँ कि इनके पास न डिलीवर करने को कुछ है, न इनके पास कोई रोड मैप है। ये बिल्कुल नालायक, नाअहल लोग हैं, निकम्मे लोग हैं। ये इन्हीं चीज़ों पे टाइम गुजारना चाहते हैं ताकि लोग हमसे सवाल न करें डिलीवर करने का। आप ये छोड़ें, अपनी तकरीरें करें, आप जो कुछ करने करें, लेकिन साथ बताएं ना आपने क्या डिलीवर करने हैं। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अली अमीन साहब खुद चाहते हैं कि आप गवर्नर, वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप गवर्नर राज लगा दें? मैं? हाँ नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अली अमीन चाहते हैं कि आप गवर्नर राज लगा दें, इसलिए शायद ऐसे बयान दे रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ अच्छा ही करना चाहते हैं वो? नहीं, टाइम आएगा तो पता चलेगा वो, लेकिन आप ऐसे उसका जवाब दे चुके हैं कि आपने सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। मुझे बस आखिर में ये कह दें, अयूब खान साहब को सजा का एक मुतालबा सामने आ रहा है, भुट्टो साहब उनकी काबीना का हिस्सा थे, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उसकी लाश को निकाल के फांसी देनी चाहिए, कैसे देखते हैं? स्टेटमेंट मैं पूरी नहीं देख सकी, बीच में उसका वो था और ख्वाजा से उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं तो फिर अयूब खान से शुरू करें, उनकी लाश को निकालें, आर्टिकल 6 लगाएं, फांसी दें। तो अयूब खान को अगर ख्वाजा सिर्फ ने कहा, आई एम नॉट श्योर अबाउट उसके स्पेसिफिक क्या है, हाँ। लेकिन जो चीज़ भी है उन्होंने अगर स्टेटमेंट दी है तो उस पर ज़्यादा जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। मैंने उसकी स्टेटमेंट पूरी उसकी बुलेटिन में देखा न्यूज़ का कि उससे क्या चीज़ है क्या नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अगर आप PTI के जो हमारे दोस्त हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दोस्त हैं, ये जी इनको देखें, टेम्परेचर अब लो करना पड़ेगा। आपकी दुनिया देख रही है आपको आप दुनिया के इन्वेस्टर्स को बुलाना चाहते हैं। आपने वहाँ पर इस कौमी असम्बली में सर्कस बनाया हुआ है, आपने बाजे उठाए होते हैं, तूतियाँ उठाई होती हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ होती हैं। तो बाजे तूतियों का फोरम कोई और है, वो पार्लियामेंट नहीं है। और अगर वो फोरम उनको नहीं पता तो मैं समझता हूँ कौमी असम्बली सेक्रेटरी से रब्ता कर लें, उस फोरम पर चले जाएँ। लिहाजा आप जब पार्लियामेंट में आ चुके हैं और पार्लियामेंट में जो है आप एक जिम्मेवाराना पार्लियामेंट्रीज की अदा करें, अदरवाइज तो आप ऐसे करें, ये चीज़ चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है, और इस केओस के अंदर मुल्क के जो असल इश्यूज हैं उन पर कभी बात नहीं हो सकेगी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और तशरीफ लाए। नाज़रीन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे जो एक दो दिन से हम देख रहे हैं। एक तो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है, जिस बाबर सत्तार वाला जो मामला है वो भी अभी देख रहे हैं कि किसी करवट नहीं बैठा है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें जो वीडियो लिंक है उसके ज़रिए बानी PTI इमरान खान साहब ने पेश होना था, वो पेश हुए, लेकिन उसकी कोई ख़ास खबर उस तरीके से या उसका कोई विजुअल या उसको लाइव स्ट्रीम इवन यूट्यूब पर नहीं किया गया। उसको लेकर बड़ी बात की जा रही है, बल्कि उनकी एक तस्वीर बाहर आने के ऊपर भी खासी नाराज़गी जो है उसका इजहार किया जा रहा है। तो थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, खास तौर पे जो आज की प्रोसीडिंग थी, जजेस का मूड था, वो किस तरह इंपैक्ट कर सकता है इस केस को, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर माहिर कानून है जहांगीर जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर लीगल एक्सपर्ट आबिद जुबैरी साहब मौजूद है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम ऑल्सो। जुबैरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सर, आज के सुबह की जो केस की प्रोसीडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, किस तरीके से उसको देखते हैं? एक तो पहले ये बड़ी स्पेकुलेशन थी कि शायद खान साहब को डिजिटल लिंक पर भी नहीं पेश किया जाएगा, कोई उज़र कोई बहाना तलाश कर लिया जाएगा, लेकिन पेश तो कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन पेश तो उनको करना था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन नेचुरली कोई ना कोई ग्लिच आ सकती थी, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन आप देखें, जो हैरान कौन बात थी मुझे आज लगी, वो कोर्ट का अपना वो था कि आप पिछली हेयरिंग पे वो लाइव स्ट्रीमिंग हमने देखी टीवी पे उस प्रोसीडिंग्स की, और आज जब इमरान खान साहब को पेश होना था तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई। तो ये कोर्ट ने क्यों इजाज़त नहीं दी, इसका सवाल तो नेचुरली वही जवाब दे सकते हैं। प्रोबेबली उनका था कि इमरान खान साहब को अवाम और पूरा मुल्क ना देखे, तो ये हो सकता है उसका हो, या कोई स्टेटमेंट वो दे। देखिए, उनका आज की एस्टेब्लिशमेंट का अगस्त से ये रहा है, बल्कि अगस्त से पहले से, कि जी वो आपके टीवी चैनल से गायब हो जाए, अवाम से दूर हो जाए, लोग नहीं देखे। वो कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, लेकिन ना वो आउट ऑफ साइट भी हो जाए से आउट ऑफ माइंड नहीं होती। अंग्रेजी का ये मुहावरा गलत साबित हो गया उनके केस में। हाँ। वो आज यहाँ और वो बात साबित हुई 8 फरवरी को, और आप देखें आज अब फॉर्म 47 की हुकूमत है।
वो उनकी 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 मकबूलियत में कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपने गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत की हुई, और आपके हर के और जो उनके साथ केसों के साथ जो उनका हो रहा है होता रहा है, और अब और जजों के साथ जो हो रहा है, और फिर आपने अपने स्टैब्लिशमेंट के मोहरे टीवी पे बिठा के जजों पे कल अटैक करवाए, जिसका आज हमने सुनी रिमार्क्स दिए गए। तो ये कौन लोग थे जो आपने देखा? 2 लोग, और हम सब जानते हैं उनका, एक साहब ने तो जूता भी रखा था एक किसी टीवी चैनल पे आके, वो आपको याद होगा। जी जी। तो ये देखे ना, मतलब ये हमले हो गए जुडिशरी पे। लेकिन एक्नॉलेज किया है अटॉर्नी जनरल ने, उन्होंने कहा है जी कि जिस तरीके से 2 पार्लियामेंटेरियंस ने बात की है वो नहीं करनी चाहिए थी, वो गलत तरीका और पार्लियामेंटेरियन नहीं, एक 2 हो सकते हैं पार्लियामेंटेरियन, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है एक प्रोविंस के। मैंने वो भी सुना, मैंने उनको सुना तो नहीं, लेकिन मुझे बताया गया है। तो वो नेचुरली वो पार्लियामेंटेरियन तो नहीं है। नहीं, सेनेटर फैसल वाउदा और मैं सेनेटर तलाल चौधरी की बात कर रही हूँ। कल वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़ी सख्त जो है वो हमने देखा कि आई थी। मैं जरा जहांगीर जदून साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, ये जो बात अभी कर रहे हैं जुबैरी साहब के बराह रास्त नशर करने वाली बात, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था पहले हुई है, आज वाली एक्सपेक्ट की जा रही है बराह रास्त एक तो नशर नहीं की गई जदून साहब। दूसरा KPK से जो वकील थे उन्होंने जब ये पॉइंट रेस किया तो उनको भी थोड़ा डांट के कहा गया कि आप जाके पीछे बैठ जाएं, इस पर बात ना करें। और एक तस्वीर निकली है खान साहब की सोशल मीडिया पर, सुनने में आ रहा है कि उसकी भी इंक्वायरी जो है वो करने का हुक्म दे दिया गया है कि ये किसने लीक की है। बहुत शुक्रिया। देखें, लाइव स्ट्रीमिंग तो किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट खुद ही चला रही थी। वो चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई लोग देखें, क्योंकि एक पब्लिक एक्सचेकर का जो पैसा होता है वो सुप्रीम कोर्ट जितना भी टाइम होता है उस पर लगता है। तो उन्होंने कहा था लोग देखें। तो आज मेरे ख्याल में इनका आपस में कोई इस तरह का पहले देखें शकूक व शुबहात पैदा हो रहे थे, हो सकता है जी कोई गड़बड़ कर दें, वो न करें। तो मैं ख्याल गवर्नमेंट को इस तरह या स्टेट को डरना नहीं चाहिए। अगर वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था तो इतना उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, वो सामने आ गए, तो तस्वीर का तो इतना इशू नहीं बनाना चाहिए था। अगर वो टीवी पे नजर आ रहे तो किसी ने तस्वीर ले ली तो कोई, मेरे ख्याल में तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप इसको नॉन इशू को आप इशू बना लीजिए। तस्वीर क्यों ले लिया है, लोगों ने देख क्यों लिया है? भाई अगर किसी की क्यूरियोसिटी है उसको देखने के लिए या लोग चाहते हैं तो ये लोगों की अपनी मर्जी है। अब देखें ना, तहकीकात का आगाज हो गया वैसे एज वी स्पीक। मैं और कर भी क्या सकते हैं। मौजूद था, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था। तो देखें ना, 1 घंटा जब वो फजूल किस्म के पिछले केसों की बहस हुई थी, लोगों का उस केस में या पूरी उसका प्रोसीडिंग में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो जब आप किसी चीज को दबाते हैं तो वो ज्यादा मतलब शिद्दत पैदा हो जाती है। चलिए सर, आप कह रहे हैं ना जदून साहब आप मौजूद थे, थोड़ा सा जो माहौल था उस पर जरूर हमें बताइएगा कि क्या मूड था जजेस का, क्योंकि जो वहां से अभी खबरें आ रही हैं, जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि जो माहौल था, जो रिमार्क्स थे, ऐसा लगता है कि फायदा हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटली इस केस के अंदर भी। नहीं देखिए, एक तो ये जो केस है ना, ये इमरान खान का पर्सनल केस नहीं था कि किसमें उसी को सजाया जजा का मामला था। तो ये एक तो उनका जाती कोई केस नहीं था। एक वो एज ए पार्टी बने जी, लैब के जो अमेंडमेंट थी, फिर उन्हें आई जिस तरह अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में 184(3) की अपील होती है तो वो रिस्पॉन्डेंट है। अभी इसमें एक टेक्निकली इशू ये भी आ रहा था कि वहाँ पे एक हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी पिटीशन, तो उस पर भी प्रोसीडिंग हो गई। तो आज सारा टेक्निकल इशू, पीछे जी इलेक्शन क्यों नहीं हुए, सारा टाइम जो है ना, बिल्कुल मेरे ख्याल में तो वो बिल्कुल इसके केस के साथ कोई तल्लक ही नहीं था। तो इमरान खान को वो बैठा बैठाया है तो उसने बात तो की कोई नहीं है। उन्होंने एक किस्म का बहाना भी खत्म हो गया जी, वो आ भी गए हैं और उसको फिर उनसे तो ना कोई बात पूछी है ना उसने बात की है। तो वो 1.5-2 घंटे जो है बस हेलो वहां पर बिठाया गया। अच्छा, थोड़ा सा बिठा के तो खत्म हो गया काम। तो इसमें अच्छा थोड़ा सा जी मैं मुझे याद है कि आप जुबैरी साहब थोड़ा सा मैं उनको शामिल कर लूं। जुबैरी साहब किस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त जो एक पूरा माहौल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं अगर कल की भी बात करूं, एक दिन पहले लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिस बाबर सत्तार के इशू के हवाले से, और जिस तरह की लबो लहजा इस्तेमाल किया गया, बल्कि उनके कंडक्ट को क्वेश्चन किया गया। उसके बाद कल की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, यहाँ तक भी कहा गया कि हमारी पगड़ी उछालने की कोशिश करेंगे या इदारों की तो हम आपकी पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। क्या माहौल बन रहा है सर? ये कल फैसल वाउदा ने कहा जी। अच्छा, हाँ वो कह भी सकते हैं जी। सर, तो क्या देख रहे हैं ये जो एक एनवायरनमेंट, ये हेड्स ऑन एक सिचुएशन लग रही है? मैं समझता हूँ फैसल वाडवा जो बात करते हैं, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, बात जो करते हैं वो नेचुरली वो कहीं से जो कहलवाना कहा जाता है वो उन्होंने, तो ये नेचुरली उनके बोला उन्होंने है, अल्फाज किसी और के थे। तो सारी कौम जानते हैं ये अल्फाज कहाँ से आ रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है। वो पकड़ी, अगर जुबैरी साहब आज खुल के बता ही दें जी कहाँ से आ गए अल्फाज। नहीं सर, खुल के तो वो कहते हैं वो आप फिर वो फैज का ही नसर वो बोल के लब आजाद है।
बोल के लब आजाद हैं तेरे। लेकिन सर आजाद नहीं, कुछ आदमी को रखना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैंने कितनी मैं आपको बैकअप करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। जहांगीर भाई, मैंने तो बात कर दी, उन्होंने एक जूता रखा था, वो जूता ही किसका था ना, आप समझ जाए ना। नहीं वैसे जहांगीर साहब आप ही बता दें, आप सपोर्ट करने के बजाय बता दें फिर। नहीं मैंने बता दिया ना। नहीं मैं जुबैरी साहब की बात नहीं, मैं जहांगीर जदून साहब को कह रही हूँ कि वो खुलकर बता दें। नहीं देखिए, पहले तो मैंने कल भी कितने चैनलों में बात की है कि ये देखें, इनका अभी ही और शी का ही पता नहीं चल रहा था कि कौन सी पार्टी से हैं। तो और उन्होंने खुद एक टीवी चैनल पे कहा जी, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं कहता हूँ मेरी ओपिनियन में जितनी पॉलिटिकल पार्टी की फैसल वाडा इंसल्ट करता है ना, तो फिर इसको इन लोगों ने वोट भी दिए हैं। अब किसके कहने पे दिए हैं? जिस तरह वो कहते हैं मैं आजाद कबीले से हूं, मेरी पार्टी आजाद कबीला है। दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है किस तरह इसमें वोट दिया। देखो आप पक्का भाई जजेस के साथ क्या ताल्लुक है? आप देखे ना, आप एक टेंटेड बंदे थे, आपका केस उसका मैंने किया था जिससे डिस्क्वालीफाई किया था, तो 1.5 साल तक तो हाई कोर्ट भी इस काबिल नहीं थी कि आप इसका रिप्लाई फाइल कर। हमें जाके जज साहब को कहा जी ये क्या तमाशा बना हुआ है कि रेड पिटीशन का जुबैरी साहब को पता है कि 1.5 साल आप जवाब नहीं ले सकते। तो वो अच्छा थोड़ा सा अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जुबैरी साहब आपको ये सूरत हाल कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? आज वो जो आप रिमार्क्स का जिक्र कर रहे थे, जैसे अतर मिन्ना साहब ने भी नाराजगी का इजहार किया, उन्होंने कहा ये जजेस को प्रॉक्सीज के जरिए धमकाना भी आप लोगों ने शुरू कर दिया है। देखिए आप, ये अतर मिन्ना साहब, जस्टिस अतर मिन्ना सही कह रहे थे, प्रॉक्सी जो जहांगीर भाई और मैं कह रहे, प्रॉक्सीज आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, ये भी जानते हैं कि प्रॉक्सीज कौन है। उनके ये लोग हैं, वो आके उनको डराने धमकाए। लेकिन जज को डरना और धमकाने नहीं डरना चाहिए। या अगर जैसे जस्टिस हलाली ने उसने कहा अगर आप प्रेशर नहीं दे सकते तो आप चले जाए। लेकिन देखिए प्रेशर तो अब यहाँ डराना धमकाना से पगड़ियां उछालने तक नहीं रह गया है। मतलब आपकी पगड़ी उछाले तो चले ठीक है, आप बर्दाश्त भी कर लें, लेकिन आपके जब बीवी बच्चे रिश्तेदारों पे हाथ डाले जाते तो हर इंसान इतना मजबूत नहीं होता। अच्छा एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूं, पार्लियामेंट ये एक सेनेटर है, शायद दूसरा मुझे नहीं मालूम, दूसरे जो साहब है दोनों सेनेटर हैं। आप आर्टिकल 68 है कि आप जजों का कंडक्ट जो होता है वो आप डिस्कस ही नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर। तो अब ये तो बाहर आके कह रहे हैं, ये तो मतलब उनके वो तो आज अटॉर्नी जनरल ने भी कह दिया कि तौहीन आमेज है। ये बंदियाल साहब के साथ जो होता रहा, ये जजेस उस वक्त भी बैठे हुए थे, जो बंदियाल साहब की कोर्ट और बाकी जजों की तस्वीरें लगा के उनको गालियां दी जाती थी, बाहर धरने दिए जाते थे, गालियां दी जाती थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बाकी जजों जो उस वक्त जजेस जो थे, जो उनसे इख्तिलाफ रखते थे, आज आप बैठे हुए हैं, आज आपको धमकाया जा रहा है क्योंकि आपने उस वक्त धमकाने को नहीं रोका। आज आप रोके, वरना ये बात यहाँ नहीं रुकेगी। ये 6 जजों वाला मामला। थोड़ा सा आई रियली वांट टू आस्क जहांगीर जदून साहब, थोड़ा सा इस पे पहले आप कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको पता है हर वक्त एक रूमर्स का सिलसिला, कयास रायों का सिलसिला इस मुल्क में जारी रहता है। हम बहुत अरसे से अब ये सुनना शुरू हो गए थे कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए राह जो है हमवार की जा रही है। अब कल भी जो उनकी बेल हुई है 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, उनके बहुत से लोगों की कल 9 मई के केसेस में तकरीबन 20 के करीब लोगों की बेल हुई है। दीगर भी कुछ केसेस में इस तरह का रिलीफ मिला है खान साहब को। आपको लगता है वाकई राह हमवार हो रही है, उनका बाहर आना आसान होता जा रहा है? नहीं देखिए, राह हमवार का मतलब ये नहीं होता। जब मैं थोड़ा सा आपसे एक मिनट लूंगा, जब 2017-18 के अंदर हालात थे तो वहां के जो पॉलिटिकल एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया था, उसका जुडिशरी और जो लोग ये कराते हैं एस्टेब्लिशमेंट वो आपस में मिले हुए थे। आज थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो हमें डिफरेंट लग रही है कि जुडिशरी स्टैंड ले रही है। तो अगर उनका मेरिट पे केस बनता है तो मतलब है, अगर जुडिशरी समझती है, लेकिन हम चाहते हैं कि जुडिशरी हमेशा के लिए स्ट्रांग हो और वो आइन और कानून के मुताबिक जो भी उसको उनके सामने पॉलिटिकल पार्टी आए या पॉलिटिकल लीडर आए वो मेरिट पे फैसला करें। और जो भी जैली केस लोग बनाते हैं जिस भी लीडर के खिलाफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो उस जैली केसेस को बिल्कुल मेरिट पे बरी करें, जो भी उनका फैसला होता है वो करें। ये देखिए ना, सारी दुनिया को पता है कि केस किस तरह बनाए जाते हैं। फिर मतलब एक टाइम गैप होता है, 2 साल 4 साल के बाद वो जो केसेस है सारे कोलैप्स कर जाते हैं। तो मकसद ये होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लाने के लिए दूसरी को पीछे हटाना, फिर उसको लाने के लिए तीसरी को पीछे, ये एक मतलब विशियस सर्कल है। ये गेम जो है, जिस तरह वो कहते हैं जी बस वो चाबी के उंगली के गिर्द चाबी घुमा रहे हैं, तो ये वो चाबी वो घुमाने वाला सिलसिला जब तक खत्म नहीं होगा। और इसमें पॉलिटिकल पार्टी का अपना भी कसूर है, माजरत के साथ। जब तक पॉलिटिकल पार्टी आपस में सिंसेरिटी के साथ ये डायलॉग नहीं करती कि हम पावर पॉलिटिक्स को छोड़ते हैं, दूसरे की ताकत जो लोगों के जरिए आते हैं उसको मानो, उसके साथ बैठ जाओ जो मुल्क के मसाइल हल करने हैं। बस बात और जो आप बात करें सर, एक दूसरे को चोर करना छोड़ दो। देखिए ना, बेनिफिट असल जो
पता है अगर ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी किसी की टूल बनती है तो पावर तो उन लोगों के पास ही होती है, गवर्नमेंट को तो वही चलाते हैं जो पीछे से इनको लेके आते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मेरे पास वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, मैं जुबैरी साहब से भी जरा इस पे उनकी राय ले लूं। सर आपको, क्योंकि कल से एक ये भी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि उनको सिस्टमैटिक तरीके से रिलीफ मिल रहा है कोर्ट से और बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल गलत नैरेटिव है, जाली केसेस बनेंगे तो जाहिर बात कोर्ट रहेगी। अब मैं एक बात से थोड़ा सा अदब के साथ इख्तिलाफ करूंगा जहांगीर जदून साहब से। सारी जुडिशरी स्टैंड नहीं ले रही, उसमें से कुछ जजेस स्टैंड ले रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि सारी जुडिशरी ले, कुछ बहुत कोशिश हो रही है कि वो 6 जजेस का मामला दब जाए किसी तरह से। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मामला ना दबे, वो लोग एक्सपोज हों जो इस तरह करते हैं। और सारी जुडिशरी अगर स्टैंड नहीं लेगी तो एटलीस्ट अगर मेजॉरिटी खड़ी हो जाए तो हो सकता है बाकी लोग भी शायद हिम्मत पकड़ें। जो है वो हिम्मत पकड़े। सर मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। जी एक मिनट देखिए बारी साहब, जिस तरह जितनी हाई कोर्ट्स ने अपनी तजवीज़ दी है उन्होंने ऐलान किया है जी कि इंटरफेरेंस हो रही है, पहली दफा। लेकिन मैं उसका सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी आपने देखी है सर, प्लीज। जी अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चले 100 में से 80% भी लोग जो है अगर वो स्टैंड ले रहे हैं तो ये खुशाइंद बात है। बिल्कुल, लेकिन वो जो जुबैर साहब कह रहे हैं कि मेजॉरिटी को स्टैंड जो है वो लेना चाहिए इस तरह के इश्यूज पे, ताकि एक दफा पता चल जाए कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आबिद जुबैरी साहब, जहांगीर जदून साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।